everybody. Pretty late to come live, but ये live आज बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के लिए कर रही हूँ. I mean something I came across और कुछ बातें हैं जो शायद कोई करता नहीं है या कोई करना नहीं चाहता है. परेशान सब हैं उस बात से. ऐसा कुछ टॉपिक है. जिनको पता है कि मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ वो ये भी जानते हैं कि मैं किन की ट्रेनिंग्स लेती हूँ. और जो नहीं जानते वो अक्सर पूछते हैं कि आखिर मैं करती क्या हूँ. वाई डू आई टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ द यंगस्टर्स, वाई डू आई टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ द adolescents, वाई डू आई टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ growing up kids. Am I a psychiatrist? Am I a psychologist? No, I am a counselor and a trainer. Adolescent counseling के लिए I did a certification long back, maybe 25, 26 years back. I don't even remember exactly which year, but around 2002, 3, I did that. So when I came across people in those days, and when I compare today's scenario, it is way much different, way much better than what it used to be. और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी का जो यंग जनरेशन है, अभी का जो यंगस्टर है, वो काफ़ी सॉर्टेड है इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड बीइंग बायस्ड अबाउट द जेंडर थिंग. दे आर जेंडर न्यूट्रल. पर चीज़ें हैं जो फिर भी कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं, कहीं ना कहीं सवाल जवाब होते हैं, कहीं ना कहीं हेल्दी एंड अनहेल्दी बोथ टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं. तो मुद्दा जब उठता है तो ज़रूरी ये है कि हमें उनका जवाब पता होना चाहिए. Being a trainer, being somebody who trains upon the skills, जब मैं बात करती हूँ कि क्या ज़रूरी है, what is the importance of learning skills in life. Very recently किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने TEDx में कुछ स्पीकर्स को सुना. तो जब TEDx में उन्होंने जब स्पीकर्स को सुना तो TEDx के स्पीकर्स का क्राइटेरिया इंडिया में क्या है, इसका भी सवाल आया. और TEDx क्या है, इसका भी सवाल आया. मतलब ये सवाल भी आया कि TEDx है क्या, TEDx पे कौन आता है बोलने के लिए. तो सबसे बड़ा जो एक कंफ्यूजन होता है लोगों में वो ये होता है कि हम किसी स्पीकर को क्यों सुन रहे हैं, या अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो उसको सुनने के पीछे मकसद क्या है. व्हाट इज द मोटिव ऑफ listening to somebody who's speaking to us. तो सबसे बड़ी बात होती है जी भाई, सम सेलिब्रिटी इज देयर जिसको हमें सुनना है. ऐसा कोई इंसान जो बहुत फेमस है, ऐसा कोई इंसान जो कहता है कि बड़ा सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुका है. अचीवमेंट्स कैसी, अचीवमेंट्स क्या, एट द एंड आप क्या टेक अवे कर रहे हो उस इंसान को सुन के, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना. मेरा जवाब नॉर्मली यही रहता है कि व्हाट इज़ योर टेक अवे. जब कोई मुझे बताता है कि मैं वहाँ गया, मैं उससे मिला, मैं आई हैव सीन मेनी पीपल पोस्टिंग इमेजेस विद द सेलिब्रिटीज. तो मेरा सवाल नॉर्मली ये होता है कि भाई अगर आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी फोटोग्राफ पोस्ट की है तो क्या रीज़न है कि आप उस सेलिब्रिटी से मिले, आपने क्या सीखा. व्हाट वाज योर टेक अवे व्हेन यू met that celebrity. People are blank when I ask them कि आपने अगर TEDx स्पीकर को सामने से सुना तो what was your take away from that. Blank again. Just because जहाँ हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, वहाँ पे कुछ पैसे दिए चले गए, इट वॉज ओवर हाइप्ड इवेंट कि हाँ इतने की टिकट मिल रही है, हम जाके देखेंगे, वी विल बी
listening to a world famous personality live. That is the excitement. Good. Even if that is the reason that you're going and watching somebody, it's good. But what are your key takeaways from that? बहुत सारी चीजें होती हैं. There are a lot of things. Lot many things. तो वापस आते हैं वो TEDx स्पीकर्स की तरफ. मैंने प्रोफाइल्स देखी. And then I would not be taking their names. I don't want to. Because they are someone I would never want to listen to personally. So when I went through their profile, एक बंदा है जो टेकी है, टेक एडवाइजर है, टेक्नोलॉजी पे बात करता है. And when he is addressing a gathering of around 1000 people, वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ. मैं कभी कॉलेज में I was never serious. I never attended the classes. I never appeared for my midsems. I never took my exams seriously. I was giving my exams just to get the degree that I have. मतलब वो जाके और ये जो गैदरिंग है दिस इज ऑफ द स्टूडेंट्स. तो वो जाके एक कॉलेज में ये कहता है कि आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द स्टडीज और मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है. तो बस व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल पीपल दैट स्टडीइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट? इज इट? आज की डेट में इंडिया में, भारत के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा बिजनेस है एजुकेशन. सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर आफ्टर इंडियन आर्मी एंड इंडियन रेलवेज इज द एजुकेशन सेक्टर. तो आप फ्यूचर जनरेशंस को ये बताना चाह रहे हैं, जेनजी को आप ये समझाना चाह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई इजंट इम्पोर्टेंट. यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक just by creating videos telling people about the things and you are successful there. आप क्या करना चाह रहे हो? आप आने वाली generations को क्या बताना चाह रहे हो? What kind of an example do you want to set to them? One. Second speaker जो कहते हैं कि मैंने ये एग्जाम फेस किया, वो एग्जाम फेस किया and I could not make it by 0.0001%. I got left out. I could not get what I wanted to. I could not attain that position that I always have dreamt about, but I changed my track. और एक स्टूडेंट उठा और उसने जाके पूछा कि you have not fulfilled your dream. कैसा फील हो रहा है आपको? तो he did not have an answer. उनकी सुई वहीं अटकी हुई थी कि मैंने ये नहीं किया तो ये किया, ये नहीं किया तो ये किया, अगर लाइफ में ये नहीं आया तो ये कर लिया. क्या अमन, क्या और क्यों? ये बातें ही क्यों? आप अपनी फेलियर्स को ग्लैमराइज कर रहे हो, ग्लैम अप कर रहे हो कि कोई बात नहीं, तुमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यू कैन बी सक्सेसफुल. मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ता था तो भी मैं यहाँ हूँ. मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि मैं फेलियर हूँ, मैंने वो नहीं किया, वो चीज़ अचीव नहीं की तो भी मैं खुश हूँ, या मुझे किस चीज़ की कमी है. मतलब आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो कमर्शियल एस्पेक्ट पे. you're asking people not to dream, you're asking people not to aim, you're asking people not to chase what they want to do in life. I always say, अगर निशाना चूक जाए तो क्या गलती है तीर की, और सफलता नहीं मिले तो क्या गलती तकदीर की. हमारे टाइम पे एक हमसे पहले वाली जनरेशन जो थी,
हमसे जो 10 साल बड़े थे, 15 साल बड़े थे, 20 साल बड़े थे, या 40 साल बड़े थे, when they started watching cinema, they idolize the movie stars, they idolize the celebrities. मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि किसी भी सेलिब्रिटी को आप इतना आइडलाइज करते हो, आप उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हो, भगवान समझ के पूजने लगते हो, क्यों? Is there a single reason or is there a single attribute to his identity which defines him as a god? पर आपने उसे भगवान बना दिया, सेलिब्रिटी है, उसने खुद को प्रमोट किया। एक एक्टर की बात करें, एक फिल्म स्टार की बात करें, तो उसने किसी और का किरदार निभाया और उस किरदार के पीछे उस किरदार को बनाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी। किसी ने स्टोरी लिखी, किसी ने डायलॉग लिखा, किसी ने कैमरा चलाया, किसी ने आके उस इंसान को वो बनाया जो वो है, एक स्क्रिप्ट लिखी गई, एक मजबूत स्क्रीन प्ले हुआ, कई रीटेक्स के बाद में वो सीन फाइनलाइज हुआ और आपके सामने एक हीरो आ गया जो आपके सिल्वर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पर वो क्या सचमुच हीरो है? वी डोंट हैव एन आंसर। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें किसे भगवान बनाना है और किसी को भगवान बनाना क्यों है। जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, कुछ भी, अच्छा बुरा, सही गलत, आई एम नोबडी टू जज, और जब इंसान कुछ कर रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, और ना करूं तो क्यों ना करूं, और क्यों करूं। अगर उस कुछ सही कर रहा होता है तो भी उसको अप्रिसिएशन चाहिए। वो आसपास देख रहा होता है कि मुझे कौन कौन देख रहा है, who all are watching me, how many people are going to appreciate me, कौन कौन मुझे देख के तालियां बजाने वाला है कि हाँ भाई इसने कुछ कर दिया। वो जरूर अपने आसपास देखता है। जो गलत कर रहा होता है वो आसपास भी देखता है, और आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ जहां पॉसिबल है वहां देखता है। और क्यों देखता है? कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जो सही करता है वो इसलिए देख रहा होता है क्योंकि उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उसको एक वैलिडेशन चाहिए कि हाँ कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे। और जो सही नहीं कर रहा होता है उसे एक अश्योरेंस चाहिए कि मुझे किसी ने नहीं देखा। और इस देखने दिखाने के चक्कर में, ऑनेस्टली इस देखने दिखाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर कोई है जो हमें देख रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं हमने हर जगह देख लिया, पर हम ये भूल गए कि ऊपर भी कोई है। और जिस दिन हम ये भूलना छोड़ देंगे ना, और सिर्फ ये जानने लगेंगे कि जो ऊपर है वो देख रहा है, तो हमें जो करना है उस हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे कर्मों का हिसाब मिले या नहीं मिले, वहां जाके हमें अपने कर्मों का हिसाब जरूर से देना है। तो लाइफ की आधी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। मेक बिलीव का जो मैनिपुलेटिव एक ट्रैप चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। सबसे इजी इजी टू ट्रैप लोग हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें लगता है, मैं बात कर रही हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, खासकर क्लास 9, 10, 11 में जब बच्चे आ जाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप अगर देखें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का टारगेट सेगमेंट भी जो होता है वो एडोलेसेंट्स ही होते हैं। वो बच्चे जो शब्दों का मतलब तो समझते हैं, पर उनका अर्थ जो है, जो भाव है, वो नहीं समझते। दे नो द मीनिंग but they do not know what the implications are. मतलब हमें कीमत हर किसी चीज की पता है, हमें पता है कि
एक फ़ोन है जो 20,000 का आता है, एक आईफ़ोन है जो 1.5 लाख का आता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इतने में आएगा, एक कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी कीमत हमें इतनी चुकानी पड़ेगी, पर उसकी वैल्यू किसी को नहीं पता कि एक फ़ोन कितना वैल्यूएबल हो सकता है, एक ऐप कितना वैल्यूएबल हो सकता है, एक बात कितनी वैल्यूएबल हो सकती है, एक प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल हो सकता है, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है. सो द वैल्यू इज़ नोन टू एवरीबडी, sorry, the price is known to everybody but the value is known to nobody. यही सबसे बड़ा चैलेंज है. और जिनको चीजों के मतलब पता है पर मायने नहीं, ऐसे लोग क्या ही किसी चीज को वैल्यू करेंगे. अब हम आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पे, जो आज का यंगस्टर हमेशा सवाल करता है कि हम क्यों सीखें, हमें सब आता है, या हम आगे की पढ़ाई क्यों करें. बिकॉज whatever whoever has earned money, स्कूल ड्रॉप आउट्स भी उतना कमा लेते हैं, स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, कई जगह पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं कि भाई वो ये नहीं करता था फिर भी वो बहुत फेमस हो गया, वो ये करता था उसने क्या हासिल कर लिया. ऐसे आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स के डिस्कशंस मिल जाएंगे सुनने के लिए, देखने के लिए. तो मेरे जो सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, जो मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, उनमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स. हम जब इंडिया में कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, जब हम भारत में कम्युनिकेशंस के बारे में बात करने जाते हैं, तो इंसान ना कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ही नहीं समझ पाता. ही ऑलवेज मिक्सेस इट अप विथ लिंग्विस्टिक एबिलिटी. और सच्चाई ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लिंग्विस्टिक एबिलिटी से बहुत अलग हटके चीज़ है, इतर चीज़ है लिंग्विस्टिक एबिलिटी के. लिंग्विस्टिक एबिलिटी, आप किसी एक लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो सकता है, वो कोई भी इंग्लिश हो सकता है. हमारी विडंबना यही है, हमारे लिए दुर्भाग्य यही है कि हम इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि इंग्लिश को हमने बेंचमार्क बना दिया है इंटेलेक्ट का, कि जो इंटेलिजेंट होगा उसे इंग्लिश आती होगी. ऐसे कई किस्से भी सुनने आते हैं और हंसी भी आती है, कभी कभी रोना भी आता है इस बात पे कि इंसान क्या करता है कि इंग्लिश को उसने एक भाषा न समझकर इंटेलिजेंस का बेंचमार्क बना दिया, कि भाई इंग्लिश आती है तो बड़ा स्मार्ट होगा बंदा, इंग्लिश आती है तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा बंदा. अब मैं गोवा में थी या बनारस में थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, आइदर ऑफ द टू प्लेसेस, शायद बनारस या गोवा भी. दोनों जगह मैंने एक चीज बड़ी कॉमन सी देखी कि वहां बहुत फिरंगी आते हैं, बहुत फॉरेनर्स आते हैं, और लोग ना उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं कि एक फोटो मिल जाए उनके साथ, एक फोटो फ्रेम हो जाए हमारा उनके साथ, कि हमने विदेशियों के साथ फोटो ले ली. क्योंकि विदेशी आते हैं, बड़े स्टाइल से इंग्लिश बोलते हैं, उनके एक्सेंट उनके देश के हिसाब से डिफर कर सकते हैं. इफ इट इज समवन फ्रॉम द यूएसए, उसका बड़ा ही एक्सेंट भी बड़ा वैसा रहेगा, यूएस एक्सेंट रहेगा. इफ समबडी इज फ्रॉम जर्मनी, उसका एक अलग टंग ट्विस्टिंग एक्सेंट रहेगा. somebody is coming from ऑस्ट्रेलिया, उसका एक्सेंट वैसा रहेगा. हम पता नहीं किस चीज के पीछे फिदा हो जाते हैं, और हमें क्या चाहिए कि एक फ्रेम में हम एक फॉरेनर के साथ दिख जाए, बस. फिरंग, द फ्रेम विद द फिरंग.
I have written one story on this title as well. The Frame with a Firang. In Frame with a Firang is my story. Anyways, so speaking English means a person is intelligent. आप यहाँ हिंदी बोलते हो, आप यहाँ गुजराती बोलते हो, आप यहाँ तमिल बोलते हो, आप बंगाली बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप जहाँ के नेटिव हो आप वहाँ की भाषा बोलते हो, फ्लॉलेसली बोलते हो। अब एक फिरंगी जो आया ही किसी ऐसे मुल्क से है, ऐसे किसी देश से आया है जो इंग्लिश बोलता है, उसका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो भाई वो तो गांव में गांव की भाषा बोलने वाले गांव के व्यक्ति जैसा ही हो गया ना। क्या फर्क है, सिर्फ कि वो इंग्लिश बोल रहा है तो आपने उसे इंटेलिजेंट मान लिया। कभी आप अगर कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं जहां बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं आपके साथ में, तो आप कभी जाके उनसे बात कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा हर टूरिस्ट वैसे ही होगा, पर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि आप जाके कभी किसी से चर्चा कीजिएगा कि वो जो टूरिस्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है और वो इंडिया क्यों घूमने आया है। मैं एक छोटी सी शूटिंग के लिए खजुराहो गई हुई थी। खजुराहो में भी बहुत फॉरेनर्स आते हैं। तो जब मैं खजुराहो गई थी एंड व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, और उस शूटिंग के दौरान मेरी जान पहचान कुछ फॉरेनर्स से भी हुई, और सबसे बड़ी बात, मेरी जान पहचान कुछ गाइड से हुई, टूरिस्ट गाइड से। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई वॉज ऑस्ट्रक एट द इंटेलिजेंस ऑफ द टूरिस्ट गाइड। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के बारे में फॉरेनर्स सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, खजुराहो उनमें से एक है। तो जो टूरिस्ट गाइड था उससे जब मैंने पूछा कि भाई ऐसे कितने फॉरेनर्स आ जाते हैं दिन भर में, तो उसने मुझे बताया कि कुछ सीजन के हिसाब से भी होता है, कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से भी होता है, पर ऐसा है कि ईयर राउंड कोई ना कोई फिरंग आता रहता है। और उन गाइड से ही पता चला कि ये जो सबसे ज्यादा घूमने वाले लोग जो इंडिया आते हैं, जो भारत आते हैं, और जो अपनी इटिनरी 5-5 6-6 महीने की बनाते हैं, वो शायद अपने देश के सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग होते हैं। हर कोई इंडिया इसलिए घूमना चाहता है क्योंकि इंडिया इज फैसिनेटिंग फॉर देम, और इंडिया प्रेफर्ड प्लेस ऑफ टूरिज्म इसलिए भी है कि इंडिया उन्हें आना सबसे सस्ता पड़ता है, काफी सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एनी प्लेस इन द यूएस इटसेल्फ, और एनी प्लेस इन द यूरोप, और एनी अदर प्लेस लाइक इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया, और एनी अदर प्लेस जहाँ पे करेंसी डिफरेंस है इंडिया से काफी हद तक। मतलब वहाँ का एक जो भी करेंसी सेगमेंट है वो कम से कम हो सकता है 50 रुपए का हो, कम से कम हो सकता है 20 रुपए का हो, कम से कम हो सकता है कि 18 रुपए का हो, कम से कम 40 रुपए का हो, कम से कम 80 रुपए का हो। अलग अलग देश, अलग अलग करेंसी, अलग अलग वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोग 80 रुपए कमाते हैं 1 रुपए के बदले में, तो वो जब इंडिया आते हैं तो इनको इंडिया बहुत सस्ता लगता है। जिनकी एक करेंसी की वैल्यू हमारे 50 रुपए के बराबर की है, वो जब इंडिया घूमने आते हैं तो उन्हें बड़ा सस्ता लगता है। अब हम भी इंडियंस भी काफी ज्यादा भारत से लोग जाते हैं फॉरेन टूर्स में। सबसे बड़ा डिफरेंस फॉरेनर्स के टूर इटनरी में और हमारी टूर इटनरी में पता है क्या होता है? अगर हम वर्क रिलेटेड घूमने गए तो अलग बात है, हम अगर वर्क वीजा पे गए तो अलग बात है, हम अगर यूरोप जा रहे हैं तो मे बी हम वहां से ही वेकेशंस पे चले जाते हैं, या अगर हम यहाँ से इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इंश्योरेंस जो है वो इंडिया से करा के जाते हैं, बिकॉज
बाहर जाके चीजें करवानी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती हैं, काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। बिकॉज हमें जो फैसिलिटी यहाँ पे 1 रुपए में अवेलेबल है, वो वहां पे हमें उस 1 रुपए के बदले में 50 रुपए पे अवेलेबल होगी, या 20 रुपए पे अवेलेबल होगी, या 80 रुपए पे अवेलेबल होगी, डिपेंडिंग अपॉन द करेंसी। So whatever services we are taking, whatever facilities we are booking at the time of the visa, उस टाइम पे हमें पूरी तरीके से हम तैयार होके जाते हैं कि हमें सिर्फ घूमना है और कम से कम में घूमना है, बिकॉज वो देश बहुत महंगे हैं घूमने के लिए। एक खाने पे मान लीजिए हमें यहाँ 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और वहां $5, तो वो हमारे लिए $5 के हिसाब से 500 रुपए हो जाएंगे। मतलब जितना हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रही हूँ कि जितना हम यहाँ पर एक मील पे खर्च करेंगे, हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी और कंट्री में जाएंगे तो वहां उसका 10 गुना खर्च करेंगे वही इंडियन मील्स खाने के लिए। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम समझते नहीं या समझना चाहते नहीं। वापस अगर हम उसी टॉपिक पे बात करें कि जब लोग चाहते हैं कि हम सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाए, हम फिरंगियों के साथ फोटो खिंचाए, तो ये बात मेरे दिमाग में भी कहाँ से आई? वो बात दिमाग में ऐसे आई कि एक दिन मैं सुबह सुबह सो के उठी, मुझे किसी का कॉल आया। लगभग 10-12 साल बाद उस बंदी का कॉल आया मेरे पास में। यार अर्पिता, मेरे ऑटो वाले ने ना जर्मन लड़की से शादी कर ली। आई वॉज लाइक, ना हाय हेलो, ना राम राम, ना कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, कुछ नहीं। यार अर्पिता, मेरे ऑटो वाले ने एक जर्मन लड़की से शादी कर ली। आई वॉज लाइक वाओ, व्हाट अ न्यूज। एट द बैक ऑफ माई माइंड आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, मैं क्या बोलूं। तो बात ये हुई कि मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा, सो हाउ डज दैट मैटर। नहीं यार, मतलब ऑटो वाले ने जर्मन लड़की से शादी कर ली। मैंने कहा वो जर्मनी गया था क्या शादी करने? नहीं यार, वो यहाँ आई हुई थी एज अ टूरिस्ट, एंड दे फेल इन लव एंड शी गॉट मैरिड टू हिम। मैंने कहा वाओ। मैंने कहा वो लड़की क्या करती है? इज शी वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट? इज शी डूइंग समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या स्टैंडर्ड है उसका कि उसे, मतलब व्हाई यू सो फैसिनेटेड अबाउट हर? व्हाट इज हर बैकग्राउंड? बोलती यार मैंने तो पूछा नहीं, इट्स जस्ट कि उसका नाम उसने बताया और उसने फोटो दिखाई, तो आई सॉ इट इज अ फॉरेनर एंड आई वाज so excited, and I just thought of sharing it with you because मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। मैंने कहा जी भाई, बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। There are so many things in this world that I only have an answer to. I should have done a collar up. I was so proud of myself. अब वापस आते हैं कहानी पे। मैंने कहा पता तो कर कि लड़की करती क्या है। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी जस्ट टू गेट मैरिड इन इंडिया। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? फाइनली पता चला भाई that her father there is a taxi driver, and she had come to India to explore more about India, more about Indian religion, more about the traditional things. And where she went, she liked the idea of the Indian wedding so much so that she just wanted to get married over here. And the only person she had known
the best person by far she had known was the Autowala, because she was spending most of her time with him, going around. She wanted to explore. She was going around. She met him. She liked him. She got married to him. Situations. इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर हम लोकली भी बात करते कि किसी ने अपने बेटी के लिए रिश्ता देखा होता, या अगर उस ऑटो वाले के घर वालों ने भी उसके लिए रिश्ता देखा होता, तो क्या देखा होता सबसे पहले? कि एक ऐसा परिवार हो जो हमारे काम को समझ सके, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रह सके, जो हमारे हिसाब से चल सके, जिसका रहन सहन खान पान हमारे जैसा हो, उठना बैठना हम जैसे लोगों में हो। तो अगर वो इंडिया में किसी टैक्सी ड्राइवर की बेटी होती तो शायद इतनी हैरत नहीं होती उसे। पर इतना आश्चर्य होने का कारण सिर्फ ये था कि लड़की जर्मनी से है और उसने मेरे ऑटो वाले से शादी कर ली। सवाल तो जायज है, पर जवाब तो अपने आप में छुपा हुआ है। तो कई बार हम ऐसी चीजों से फैसिनेटेड हो जाते हैं जिन चीजों से हमें फैसिनेटेड होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं छोटी छोटी टॉपिक्स एवरीडे उठा के बात कर सकती हूँ, करना भी चाहती हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, आपसे जो मेरी बातचीत होती है, अगर आपकी तरफ से मुझे अगर ये सवाल आए, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत आसानी से मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाऊंगी और ये समझ पाऊंगी कि इंसान किस चीज से जूझ रहा है, किस चीज को समझना चाहता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और कौन सी चीजें हैं जो एवरीडे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। सो जुड़े रहिए। और एक जाते जाते एक सवाल का जवाब, कि मैंने एक पोस्ट डाली थी दैट आई एम लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स। तो फ्रीलांसर्स का जो काम है वो ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ आउटसोर्स्ड वर्क्स अवेलेबल टू पीपल हु आर यू नो skillful at that particular thing, but due to time constraints वो कुछ काम को फर्दर आउटसोर्स करते हैं, जो कि वो फ्रीलांसर्स से करवाते हैं। चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड काम हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे वो पोस्टर डिजाइनिंग हो, चाहे वो टाइप सेटिंग हो, चाहे वो गोस्ट राइटिंग हो। there are so many things which are going around. लोगों के पास प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों के पास टाइम पे काम करके देने वाला लॉट नहीं है। तो our platform will be helping those people जिनके पास genuine काम है, to connect with the people who are actually in need of the work and who will be doing the work properly. तो उनके लिए ये नेटवर्क हम डिजाइन कर रहे हैं, एंड 100% वेरीफाइड रहेगा। 100% वेरीफाइड काम रहेंगे। एंड टू स्टार्ट विथ हम अभी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, प्रोग्रामिंग, ऐप डेवलपमेंट also comes under development only। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम करेंगे, प्रमोशंस भी हम करते आए हैं पहले भी। प्रो पीआर के थ्रू हमने प्रमोशन किए थे, हमने कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेटेड वे में प्रमोशंस किए थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ किए थे। बट दिस टाइम वी आर नॉट कमिंग अप विथ एनी प्रोडक्ट
because products are already there. There are a lot of products which need be marketed properly. And now we are providing people with a platform wherein they can showcase their products, they can showcase their ideas, they can showcase their, skills and get a better network. A network that will help them that will help them flourish, that will help them, become something better. So it's going to be like a teamwork to attain success. And secondly,